welcome to Medify. So let's start microbiology. In microbiology, today we'll start rickettsial infection. So what is rickettsial infection and what are its general properties? तो सुन लो, rickettsial क्या होता है? सुन लो, rickettsial वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका एक अलग ग्रुप होता है, अलग ही स्मॉल ग्रुप बना हुआ है नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स का. नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म रखना, नॉन मोटाइल और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स का एक अलग ही ग्रुप बना हुआ है. इसमें ग्राम नेगेटिव हो गया, नॉन मोटाइल हो गया, ठीक है. ये जो होते हैं ये कभी भी अपन कल्टीवेट नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मीडिया में. दे आर नॉट कल्टीवेटेड बाय इन आर्टिफिशियल मीडियम. ये ग्रो कहाँ होते हैं? सो दीज आर ग्रो बिटवीन द सेल लाइन. दो सेल्स के बीच की लाइन होगी उसमें ग्रो करते हैं. और एग इनोकुलेशन या एग इनोकुलम बोलते हैं, उसमें भी ग्रो कर सकते हैं. बिकॉज इट आर लिविंग, ये कभी भी आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कर सकते. बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है. ये ट्रांसमिट होते हैं, इनके ट्रांसमिशन के लिए वेक्टर्स लगते हैं और इन वेक्टर के बेसिस पे इसको अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन में बांटा गया है. जैसे कि टिक्स, माइट, फ्ली एंड लूज, ये सब अलग अलग वो वेक्टर्स हैं जो किसके ट्रांसमिशन में काम आते हैं रिकेट्सिया के. नेक्स्ट इज वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल. इसका फाइनल टारगेट साइड होता है, मतलब सारे के सारे जाके वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल को जाकर अफेक्ट करते हैं. क्या अफेक्ट करते हैं? रैशेस करवाते हैं. क्या कराता है? रैशेस. अब रैशेस क्या कराएगा ये भी देखेंगे अपन धीरे धीरे. सो लेट्स स्टार्ट रिकेट्सिया वर्सेस वायरस. अब रिकेट्सिया वर्सेस वायरस मतलब क्या होता है? देखो, जो रिकेट्सिया होता है वो भी स्मॉल साइज का होता है, ठीक है, और वायरस भी स्मॉल साइज का है. तो इसलिए इन दोनों की इंटरसेलुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. मतलब सेल के अंदर की जो प्रॉपर्टी है, सेल के अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, ठीक है. लेकिन एक बात ध्यान रखना कि रिकेट्सिया की साइज वायरस से बड़ी होती है. रिकेट्सिया की साइज वायरस से बड़ी होती है, ठीक है. सो इसका इंटरसेलुलर चीज़ें क्या डिफरेंट है? दे हैव बोथ आरएनए एंड डीएनए. फर्स्ट. सेकंड कि ये बाइनरी फ्यूजन से मल्टीप्लाई करती है. थर्ड कि ये सस्पेक्टेबल होती है एंटी बैक्टीरियल एजेंट से. अच्छा, तो वायरस नहीं होते. वायरस में क्या डालना पड़ेगा फिर? एंटीवायरल. क्या डालना पड़ेगा? एंटीवायरल. और ये एंटीबैक्टीरियल में काम हो जाता है इसका. देन रिकेट्सिया जो होता है वो लार्ज होता है, तो दिख जाता है लाइट माइक्रोस्कोप में अलग ही, ठीक है. एंड लास्ट इज कि यहाँ पे बैक्टीरिया फिल्टर से ये रुक जाता है. मतलब ये साइज बड़ी होती है तो बैक्टीरिया फिल्टर्स जो होते हैं वो इसको रोक लेते हैं, मतलब इसको भी रोक लेते हैं, सिंपल. नेक्स्ट टॉक अबाउट रिकेट्सिया इन्फेक्शन. देखो, रिकेट्सिया इन्फेक्शन जो होता है उसको दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है. कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है. देखो, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, याद रखना. एक होता है टाइफस, नॉट टाइफस, इट इज टाइफस इन्फेक्शन. और दूसरा है स्पॉटेड फीवर ग्रुप. स्पॉटेड फीवर ग्रुप. ये दो बेसिस पे इनको लार्जली बांटा गया रिकेट्सिया इन्फेक्शन को. अपन इन दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे. इन दोनों के अंदर भी सब टाइप्स बने हुए हैं, उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एंटीजेनिक स्ट्रक्चर. क्या होता है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर और क्या डिफरेंस होती है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में? तो सुनो, जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर रिकेट्सिया का होता है उसमें दो चीज़ें होती है. एक होती है एलपीएस, एक होती है एलपीएस और एक होती है ओएमपी. व्हाट इज एलपीएस एंड व्हाट इज ओएमपी, इसकी बात करते हैं. देखो, एलपीएस इज लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड जो ओएमपी है, ओएमपी इज द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन. ओएमपी इज व्हाट? ओएमपी इज आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन. देखो, अब ये बता रहा है कि ओएमपी इज आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो मतलब ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा. वो भी कौन सी मेम्ब्रेन? बाहर वाली मेम्ब्रेन पे, ठीक है. तो उसकी खास बात क्या है? जो ओएमपी एंटीजेंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं. जो ओएमपी होते हैं, ओएमपी आर हाईली इम्यूनोजेनिक. इसको लिख ले, हाईली इम्यूनोजेनिक. हाईली इम्यूनोजेनिक. और इसके लिए इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है? इन वैक्सीन्स में. यूज इन वैक्सीन अगेंस्ट रिकेट्सिया. रिकेट्सिया के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने में इसके ओएमपीज इस्तेमाल करे जाते हैं वैक्सीन, ठीक है. और जो अपना ये होता है एलपीएस, एलपीएस का काम क्या होता है? सो एलपीएस का काम होता है भैया, ये होते हैं, देखो, जो ओएमपी है, ओएमपी हर स्पीशीज़ का सेम होगा. फॉर सपोज एक आती है रिकेट्सिया कोरोनरी. तो भैया जितनी रिकेट्सिया कोरोनरी होगी, रिकेट्सिया कोरोनरी की सारे रिकेट्सिया कोरोनरी का सेम ओएमपी होगा. अब अगर मैं बोलूँ कि रिकेट्सिया कोरोनरी का 10 का ग्रुप है, तो दिस इज एलपीएस. उसका इन सब का एलपीएस सेम होगा. फॉर सपोज तुम्हारी एमबीबीएस की 150 की बैच है, 150 की बैच है. 150 की बैच में तुम सारे के सारे सेम स्पीशीज हो गए भैया. तुम सब एमबीबीएस कर रहे हो. तुम सब कौन हो? एमबीबीएस. तुम सबका कोर्स क्या है? तुम सबका ओएमपी यानी कि कोर्स सेम है, एमबीबीएस. अब जब तुम्हारे अंदर जाएंगे तो तुम्हारे 150 की बैच के अंदर घुसेंगे, देखेंगे कि 10 का अलग ग्रुप बना हुआ है, 5 का अलग ग्रुप बना हुआ है, 3 का अलग ग्रुप बना हुआ है, 15 का अलग ग्रुप बना हुआ है. तो दिस आर और उन ग्रुप्स का एलपीएस सेम होगा. समझ में आया? ग्रुप और स्पीशीज का डिफरेंस है, ठीक है. सो एलपीएस सेम होगा. इट इज़ ग्रुप स्पेसिफिक एंड इट इज़ स्पीशीज स्पेसिफिक. ग्रुप स्पेसिफिक, पहली बात तो ये है. दूसरी बात कि ये जो काम आता है, दिस यूज इन विलिस फ्लिक्स फेलिक्स रिएक्शन.
विलिस फेलिक्स रिएक्शन में सा रोल आता है, यूज इन विलिस फेलिक्स रिएक्शन, जो कि सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है रिकेट्सिया का। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एपिडेमिक टाइफस। अब व्हाट इज एपिडेमिक टाइफस? एपिडेमिक टाइफस किससे कॉज होता है? ये कॉज होता है तुम्हारे रिकेट्सिया पुरवाजिकू, रिकेट्सिया पुरवाजिकू से कॉज होता है। इसके बाद करते हैं वेक्टर की। इसका वेक्टर कौन होता है? तो याद रखना इसका वेक्टर होता है ह्यूमन बॉडी लूज, ह्यूमन बॉडी लूज। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? यही इंपॉर्टेंट है, इसका वेक्टर और किससे कॉज हो रहा है। हर रेकेट्सिया का, ऐसा नहीं कि एक का, हर रेकेट्सिया का इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी लव्स। और उसका नाम इतना इंपॉर्टेंट है, फिर अगर याद हो जाए तो कर लेना, विच इज पेडिकुलस ह्यूमनस, विच इज पेडिकुलस ह्यूमनस। नेक्स्ट अबाउट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। भैया मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय रबिंग एंड स्क्रबिंग, बाय रबिंग and scrubbing of skin, ऑफ एबरेडेड स्किन, मतलब जिसमें वो लाउस बैठा है। फॉर सपोज जहाँ पे तुम्हारा लाउस बैठा होगा, वहाँ पे उसने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दिए होंगे रिकेट्सिया के। अब तुमने उसको रब कर दिया या स्क्रब कर दिया, तो उससे क्या हुआ? उससे तुम्हारी जो स्किन है, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन का तुम्हारी वो हो गई, क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी अच्छी हो जाती है। जब तुम रब करते हो किसी चीज़ को, फॉर सपोज तुमने हाथ में क्रीम लगाई, क्रीम जब तुम हाथ में घीसते तो क्रीम गायब हो जाती है, तो क्रीम का हवा में उड़ जाती है? नहीं, बॉडी की जो स्किन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो स्किन है जो एपिथेलियम है तुम्हारी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड दिस इज सेम फॉर द रिकेट्सिया। तुम अगर रिकेट्सिया तुम्हारी बॉडी सरफेस पे है, तुम उसको रब करते चलोगे तो क्या होगा? वो तुम्हारी बॉडी के अंदर चल जाएगी। इसलिए बार बार बोलते हैं कि फेस रब नहीं करना चाहिए, बार बार ऐसी फालतू में फेस रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अंदर चले जा सकते हैं। ठीक है, सो एब्रप्टेड स्किन को अगर तुम रब करोगे बार बार तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इनहेलेशनल तौर पर अंदर जा सकती है, इनहेलेशन बहुत रेयर होता है इसमें। और लास्ट है इन लेबोरेटरी में भी अंदर जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अबाउट व्हाट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है कि भैया जो तुम्हारे एपिडेमिक ये है, एपिडेमिक टाइफस जो है, ये एक्यूट फेब्राइल डिसीज होती है। कैसी होती है? एक्यूट फेब्राइल डिसीज होती है। तो यहाँ पे हेडेक होता है, माइलीजिया होता है, आई डिस्चार्ज होता है और रैशेज होते हैं। और अपन एक एक को, रैशेज, माइलीजिया और आई डिस्चार्ज, इन सबको एक एक को देखते हैं ध्यान से क्या क्या होता है। देखो, और ये अकर कब होता है? आफ्टर 1 to 2 वीक, बिकॉज ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 1 to 2 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद में अफेक्ट करना शुरू करता है। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल वन ऑफ ईच। बात करते हैं रैशेज की। तो रैशेज की बात कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ। तो रैशेज कहाँ होंगे? तो याद रखना, रैशेज इज ऑन अपर ट्रंक। रैशेज कहाँ होंगे? तो रैशेज इसके होंगे ऑन अपर ट्रंक, पहली चीज़ ऑन अपर ट्रंक। और कब दिखते हैं? ऑन 5th डे, ऑन 5th डे आफ्टर फीवर, ऑन 5th डे आफ्टर फीवर। फीवर आने के 5 दिन बाद रैशेज होना शुरू हो जाते हैं और ये जनरलाइज हो जाते हैं। देन इट बिकम जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब ये अगर तुम्हारे सोल पे हो जाएंगे, फुट सोल पे होंगे, तुम्हारे फेस पे भी होने लग जाएंगे। दिस इज कॉल्ड जनरलाइज, टू फेस टू सोल, सर से लेके पैर के तलों तक तुमको रैशेज हो जाएंगे। दिस इज जनरलाइज रैश एंड दिस इज द क्लिनिकल सिम्टम ऑफ एंडेमिक टाइफस। ठीक है, एपिडेमिक टाइफस, नॉट एंडेमिक, एंडेमिक टाइफस अलग आएगा। देन माइलेजिया। माइलेजिया की बात करते हैं तो माइलेजिया इज व्हाट? माइलेजिया इज जनरली द एलिवेटेड स्किन, एलिवेटेड स्किन कुछ नहीं, रेडनेस हो जाती है, पूरी रेडनेस, माइलेजिया रेडनेस हो जाती है, एलिवेटेड स्किन एंड पेन, प्लस पेन भी होता है। नेक्स्ट अबाउट कॉम्प्लिकेशंस। अब दूसरे कॉम्प्लिकेशन कौन से होते हैं? सो याद रखना, मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है, इंटरस्टियल न्यूमोनाइटिस, एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? तो रिस्क फैक्टर में आता है कि याद रखना, देयर इज जो लाउस पॉपुलेशन होती है, याद रखना, जो लॉस पॉपुलेशन अगर बढ़ जाती है, लॉस मतलब जिसने कॉज करा वो लॉस से पहले तो ह्यूमन लॉस, अगर लॉस पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो तुम्हारा जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाएगा। अब लॉस पॉपुलेशन कहाँ बढ़ती है? तो रखना रेफ्यूजी कैंप्स, कहाँ बढ़ेगी? लॉस पॉपुलेशन बढ़ती है रेफ्यूजीज कैंप में, मतलब जहाँ पे तुम्हारा हाइजीन मेंटेन ना हो सकेगी वहाँ पे। सो रेफ्यूजी कैंप हो गए, बुक में लिखे रेफ्यूजी कैंप एंड प्रिजन्स, जहाँ पे हाइजीन मेंटेन ना हो, नो हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेनेंस।
जहाँ पे हाइजीन और क्लीननेस मेंटेन ना हो वहाँ पे अपना इसका रिस्पेक्टर बढ़ जाता है। देन अबाउट जूनोटिक साइकिल, व्हाट इज जूनोटिक साइकिल? तो जूनोटिक साइकिल जो होती है ये है इसकी जूनोटिक साइकिल की, इसकी एक आती है विच इज ईस्टर्न फ्लाइंग स्क्विरल, ईस्टर्न फ्लाइंग स्क्विरल, और उसकी लीस वो इसको खाती है, यस। जूनोटिक साइकिल मीन्स कि कैसे वो ख़त्म होता है, मतलब तुम्हारी लाउस बढ़ते कहाँ हैं? रेफ्यूजी कैंप में, प्रिजन में, और वो जगह जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं होती। ये बात अपनी हो गई। वो उसके जीते समय में क्या कर रही है? ह्यूमन में अपना एपिडेमिक टाइफस कॉज करा रही है। लेकिन नेक्स्ट क्या है कि वो मरती कैसी है? तो ये बता रहा है कि ईस्टर्न फ्लाइंग स्क्विरल और लीस जो होती है, लीस लाउस को ख़त्म कर देती है। ये दोनों लाउस को ख़त्म करती है। तो ये मेंटेन करते हैं पॉपुलेशन ऑफ लाउस, मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ लूस या लाउस, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्ड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहाँ कहाँ मेनली होता है? तो कहाँ होता है? साउथ अमेरिका में होता है, साउथ अमेरिका में मेनली होता है। देखो ईस्टर्न फ्लाइंग स्क्विरल इंडिया में मिलती है क्या? नहीं मिलती, मतलब यहाँ पे होगा भी नहीं है। तो साउथ अमेरिका में होता है और अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ब्रिल जिंसर डिसीज। अब ब्रिल जिंसर डिसीज क्या होती है? ब्रिल जिंसर डिसीज कुछ नहीं होती है, जो तुम्हारा ये एपिडेमिक टाइफस होता है, जो तुम्हारा ये एपिडेमिक टाइफस होता है, इसका रीएक्टिवेशन होना बार बार, रिकरेंट एपिडेमिक टाइफस का होना इज व्हाट इज ब्रिल जिंसर डिसीज। ब्रिल जिंसर डिसीज, इसमें क्या होता है? इसमें होती है वीकन ऑफ इम्यूनिटी, वीकन इम्यूनिटी हो जाती है पर्सन की, वीकन इम्यूनिटी। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि स्पोरेडिक इन्फेक्शन हो जाता है, स्पोरेडिक इन्फेक्शन आउटब्रेक, भैया बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो रखा है। देन नेक्स्ट इज एंडेमिक टाइफस। एंडेमिक टाइफस इट इज़ फ्ली बॉर्न, इट इज़ व्हाट? इट इज़ फ्ली बॉर्न। मतलब इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसका जो वेक्टर है वो क्या है? फ्ली होना चाहिए, ठीक है। तो ये किससे कॉज होता है? इट इज़ कॉज बाय रिकेट्शिया टाइफी, इट इज कॉज बाय रिकेट्शिया टाइफी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इसका वेक्टर। तो वेक्टर कौन है इसका? इसमें जाता है इसका वेक्टर है रेड फ्ली, रेड फ्ली इसका वेक्टर है। हाँ, इसका वेक्टर कौन है? रेड फ्ली। रेड फ्ली कहाँ से आता है और रेड फ्ली क्या होता है? रेड फ्ली का जो साइंटिफिक नेम है इट इज जीनोफाइलस चियोपिस, जीनोफाइलस चियोपिस इसका वो है अपना साइंटिफिक नेम रेड फ्ली का। नेक्स्ट टॉक अबाउट मोटर ट्रांसमिशन। क्या मोटर ट्रांसमिशन रहेगा इसमें? तो सेम होता है, इट इज रबिंग एंड स्क्रबिंग। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ होती है, जो कि अपना वो था एपिडेमिक टाइफस में जो इनहेलेशन था वो रेयर था, उसमें बहुत रेयरली तुम्हें इनहेलेशन से ही होगा। लेकिन इसमें जो तुम्हारा ये वाला है एंडेमिक टाइफस में इनहेलेशन से कॉमन होता है तो फॉर सपोज जहाँ पे ज़्यादा चूहे हैं, जिस जगह पे ज़्यादा चूहे प्रेजेंट है, अगर आप वहाँ पे ज़्यादा सांसें भी लेंगे ना तो भी आपको ये हो सकता है जिस एपिडेमिक या एंडेमिक टाइफस, ठीक है। तो ये दो के मोटर ट्रांसमिशन हो गए। रेजोवियर उसका रेजोवियर होता है रेटस एक ऑर्गेनिज्म है जिसको अपन चूहा बोलते हैं। यस, बड़े चूहे होते हैं रेटस, जो नॉर्मली अपने जंगली चूहे जो होते हैं उसको रेटस बोलते हैं साइंटिफिक में, है ना। रेटस और रेटस नॉर्विगस, ये दोनों स्पीशीज़ जो होती है, चूहों की दोनों स्पीशीज होती है। रेटस नॉर्विगस सुंदर बोल सकते हैं, और रेटस बड़े चूहे जो होते हैं अपने बड़ी साइज के चूहे, जंगली चूहे जो होते हैं वो होते हैं। तो इनमें रेड फ्ली कॉमनली प्रेजेंट होता है और ये रेजोवियर होते हैं रेड फ्ली के। और रेड फ्ली क्या कॉज करती है? एंडेमिक टाइफस। किससे कॉज करती है? सो कॉज करती है अपना रिकेट्शिया टाइफी से। देन टॉक अबाउट व्हाट आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। दोनों के सेम होते हैं, एपिडेमिक एंडेमिक दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। दोनों के सेम होंगे। कौन कौन से आते हैं? तो उसमें अपने सबसे पहले रैशेज होंगे, रैशेज के बाद में माइलेजिया मतलब रेडनेस प्लस पेन इज माइलेजिया। थर्ड इज कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन अपने मेंटल कन्फ्यूजन, तो भैया ये तो कॉमन हो गए। और कॉमन साइड इफेक्ट, और यहाँ पे आते हैं कॉमन विच इज फीवर होगा, हेडेक और रैशेज हो गया, ठीक है। देन बेटा व्हाट आर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहाँ का प्रेजेंट होगी। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि वो प्रेजेंट है तुम्हारे
अफ्रीका और अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, जियोग्राफी देखेंगे इसकी तो जियोग्राफी लिख देता हूँ। जियोग्राफी देखेंगे तो ये प्रेजेंट होते हैं, यही प्रेजेंट होते हैं अमेरिका में, ऐसा नहीं कि ये प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन ऐसी खास बात है क्योंकि चूहे तो अपने हिंदुस्तान में भी है, तो अपने हिंदुस्तान में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, सो दीज आर प्रेजेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मतलब साउथ में जाओ और ईस्ट में जाओ, इसका मतलब हिंदुस्तान में आ जाओ। सो मुंबई, पूना, मतलब महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र ले लो तुम, महाराष्ट्र ले लो शिमला, और ऊपर मतलब साउथ ईस्ट आना है तो कश्मीर, शिमला, महाराष्ट्र, पंजाब सब दूर ले लो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूपीबी, द रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, मतलब वो फीवर जो कि रॉकी माउंटेन्स में होता है, वो फीवर जो कि कहाँ होता है, अपना रॉकी माउंटेन्स पे होता है। इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो है अपना रिकेट्सिया रिकेट्सिया, रिकेट्सिया रिकेट्सी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिकेट्सिया रिकेट्सी। इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो याद रखना इसके ट्रांसमिशन में आती है टिक्स, क्या होते हैं, टिक्स, टिक्स होते हैं इसके ट्रांसमिशन में, जो कि ट्रांसमिट कराते हैं इसका, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, टिक्स, दीज आर, उसका रेजोवर लिख दो, रेजोवर आर डॉग्स, टिक्स प्रेजेंट होते हैं डॉग्स में। तुमने पढ़ा होगा उसमें 12th क्लास में जब अपन वो पढ़ रहे थे बायोलॉजी में, एक चैप्टर था जिसमें रिलेशनशिप आती थी कि हाँ भैया ये इसको फ़ायदा देगा, उसको भी फ़ायदा देगा। उस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा तुमने टिक्स और डॉग्स आते थे, और ग्रास ऑफर्स और शायद जिराफ्स थे, जिराफ्स एंड ग्रास ऑफर्स ऐसा कुछ था। ठीक है, तो टिक्स कहाँ मिलते हैं, डॉग्स में मिलते हैं और मैमल्स में मिलते हैं। मैमल्स प्लस स्मॉल रोडेंट, स्मॉल रोडेंट छोटे छोटे जानवर जो है प्रेजेंट होते हैं अपने रोड पे। तो दीज आर रेजोवियर्स। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका, तुम्हारे स्पॉटेड का, तो ये रहता है तुम्हारा 4 से 14 दिन। कितना रहता है, 4 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। मतलब इस बीच में ये कोई इन्फेक्शन या ये कोई सिम्टम कॉज नहीं करेगा, ये क्या नहीं कॉज करेगा, सिम्टम कोई शो नहीं करेगा। लेकिन 4 या जब भी तुम्हारा इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद ये क्या शो करेगा, उसके बाद ये फीवर शो करेगा, फीवर, हेडेक, रैशेस, माइलेजिया, एनोरेक्सिया, ये सब शो करेगा ही करेगा। लेकिन स्पेशल क्या है कि जो ये रैशेज़ हैं ये एक स्पेशल जगह पे होती है। कौन सी स्पेशल जगह पे होती है, इट इज़ रिस्ट और एंकल पे रैशेज स्पेशली होती है इसमें। ये कहाँ होती है, रिस्ट एंड एंकल्स, रिस्ट और एंकल पे इसमें स्पेशली रैशेज होंगे। तो अगर तुम्हारे क्लिनिकल केस में जो क्वेश्चन में आएगा अगर वो प्रॉपर लिखा हुआ है कि द रैशेज आर प्रेजेंट ऑन द एंकल और रिस्ट, तो उसमें सीधा लिख देना आंसर इज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, RMS फीवर बोलते हैं इसको। देन वी टॉक अबाउट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, तो याद रखना इसमें चूँकि यहाँ पे क्या दिखते हैं, रैशेज दिखते हैं कहाँ पे, रिस्ट और उसमें रिंकल्स में, एंकल्स में। तो यहाँ पे तुमको क्या होगा, इडीमा हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन में इडीमा हो सकता है, ठीक है, और हेमरेज हो सकता है, इडीमा, हेमरेज, और तुम्हारा ये वेस्कुलर डैमेज करा सकता है। वेस्कुलर डैमेज तो हर किसी में हो रहा है, माइलेजिया मतलब वेस्कुलर डैमेज तो हो ही रहा है हर किसी में, वेस्कुलर डैमेज। और मैंने बताया था कि भैया रिकेट्सिया का जो टारगेट सेल होता है वो तुम्हारा एंडोथेलियम सेल ही होता है, तो वेस्कुलर डैमेज तो होना ही है हर किसी में। ठीक है, नेक्स्ट टॉक अबाउट जियोग्राफी इसकी। तो ये क्या प्रेजेंट होता है इसकी, अगर मैं जियोग्राफी की बात करूँ तो इसकी जियोग्राफी होती है यूएसए एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ये हिंदुस्तान में नहीं होता है, साउथ अमेरिका, क्योंकि रॉकी माउंटेन्स का इंडिया में, रॉकी माउंटेन्स नहीं इंडिया में, ग्रीन माउंटेन्स है, ठीक है, वहाँ पे रॉकी माउंटेन्स वहाँ पे होता है। देन वी टॉक अबाउट रिकेट्सियल पॉक्स के बीच में एक और आता है विच इज इंडियन टिक टाइफस, जो कि अपन रॉकेट माउंटेन स्पॉटेड फीवर पढ़ रहे थे, तो उसी का इंडियन फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन टिक टाइफस। सब कुछ सेम होता है, बस उसकी चेंज क्या करनी है अपने को, ऑर्गेनिज्म चेंज करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडियन टिक टाइफस होता है जो कि इंडिया में प्रेजेंट होता है, सेम होता है, सेम एस RMS रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर से सेम होता है, बस डिफरेंट होता है इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वो किससे कॉज हो रहा था, रिकेट्सी, ये कॉज होता है रिकेट्सिया कोनोरी से कॉज होता है इंडियन टिक टाइफस, ठीक है, और ये पूरे इंडिया में फैलता है, सेम होता है एज तुम्हारा RMS। Then we talk about rickettsial pox इससे कॉज होता है, इट इज कॉज बाय रिकेट्सिया अकारी से कॉज होता है रिकेट्सियल पॉक्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेक्टर्स जो रिकेट्सियल पॉक्स के लिए होंगे, सो ये होते हैं माइट्स। क्या होते हैं, माइट्स। तो अब तक कितने वेक्टर्स आ गए, चारों आ गए ना वेक्टर्स। तो सबसे पहले लाउस आया था, लाउस से कॉज हो रहा था अपना एपिडेमिक टाइफस, ठीक है। सेकेंड इज अपना आया फ्ली से कॉज हो रहा था एंडेमिक टाइफस। तीसरा आया अपने पास
टिक से कॉज हो रहे थे RMS, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और इंडियन टिक टाइफस। और अभी आया माइट, माइट से कॉज हो रहा है, क्या कॉज हो रहा है जल्दी बताओ? रिकेट्शियल पॉक्स। रिकेट्शियल पॉक्स जिसका अपना माइट होता है वेक्टर, और इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? रिकेट्स या अकारी। और बात करेंगे इसके रेजोवियर की, तो रेजोवियर क्या होगा? माइस इसका रेजोवियर होता है, माइस, ठीक है। माइस आर द प्रिंसिपल रेजोवियर ऑफ रिकेट्सिया अकारी, प्रिंसिपल रेजोवियर्स ऑफ रिकेट्सिया अकारी। देन वी टॉक अबाउट व्हाट आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आते हैं, सुनना ध्यान से, सेम होते हैं अदर रिकेट्सिया ऐसे। मतलब इसमें क्या होगा? फीवर आएगा, क्या आएगा? फीवर आएगा, रैशेज आएंगे। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और आती है, सुनना ध्यान से, इट्स एस्कार। अब ये एस्कार क्या होता है? कुछ नहीं होता, बताऊँ क्या होता है एस्कार? दिस इज योर एस्कार, ये एस्कार होता है। फॉर सपोज ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है, ये तुम्हारा बाइसेप रीजन है, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक कलर का इतना बड़ा स्पॉट बन जाता है, ब्लैक कलर का एक उभरा हुआ स्पॉट बन जाता है, उसको उसको बोलते हैं एस्कार। क्या बोलते हैं? ESHCHAR, जिस एस्कार बोलता हूँ मैं इसको, तुम जिस प्रोनाउंस करो करो। ये पेनलेस होता है, पहली बात, पेनलेस होता है, ठीक है, जब इसमें पेन नहीं होता है। और इसके आसपास ना, इसके आसपास रेड कलर के लीजन्स हो जाते हैं, इसके आसपास रेड कलर के लीजन्स होते हैं, ठीक है, रेड कलर के लीजन्स बोल सकते हैं। और मैंने बता दो भरा हुआ होता है बस ये, तो रेड लीजन्स या लीजन्स आउट आसपास इसके, लीजन्स अराउंड अ पेनलेस ब्लैक स्पॉट, उसको बोलते हैं एस्कार। ये जितना बड़ा होता है उतनी ज़्यादा तुम मतलब उसमें उसमें ये पता कर सकते हो कि हाँ ये डिसीज़ कितनी पुरानी है इंसान को, ठीक है। तो ये कौन से देश में कॉमन होता है? तो उसका जियोग्राफी याद कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ। जियोग्राफी, इट इज़ टर्की, टर्की एंड यूक्रेन, दो जगह पे कॉमन होता है। कौन सा? एस्कार। एस्कार मतलब फिर क्या होगा? पेनलेस ब्लैक क्रस्ट, जो कि सराउंड किससे होगा? तुम्हारे लीजन से। और यहाँ पे क्या होगी? लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। क्या होती है? लिम्फेडिनोपैथी। सो लेट्स स्टार्ट विल्स फेलिक्स टेस्ट। विल्स फेलिक्स टेस्ट जो होता है वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है तुम्हारे रिकेट्शियल इन्फेक्शन के लिए, लेकिन क्या ये इनफ है? नहीं, दिस इज नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। ये सिर्फ ये बताएगा कि हाँ रिकेट्शिया इन्फेक्शन है इस इंसान को, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा है। उसको टेस्ट करने के लिए अपने को लगाना पड़ेगा एलाइजा। एलाइजा किसके लिए? एलाइजा फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रेन, ये कौन सी स्ट्रेन या कौन सा तुम्हारा रिकेट्शिया इसमें लगा हुआ है। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बताने के लिए बता रहा हूँ कि जो अपना पेशेंट का सीरम होता है, पेशेंट के सीरम को उठाते हैं और उसको डालते हैं प्रोटीएस के स्ट्रेन्स में। अब प्रोटीएस का स्ट्रेन मतलब ये जो प्रोटीएस लिखा हुआ है नीचे, ये प्रोटीएस एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कौन है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके अंदर तीन प्रोटीन बोल सकते हैं, तीन प्रोटीन बनते हैं। एक बनता है OX19, OX2 एंड OXK। OX19, OX2 और OXK यूज होते हैं तुम्हारे विल्स फेलिक्स टेस्ट में, ताकि पेशेंट के सीरम को उसमें डाल सकें और देख सके कि हाँ क्या क्या तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। अब बताता हूँ कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस समझ में हुआ क्या? अल्कलाइन स्टेबल, सुनना ध्यान से, अल्कलाइन स्टेबल LPS जो होता है तुम्हारे रिकेट्शिया का, उसको रिएक्ट करवाते हैं OX19, OX2 एंड OXK स्ट्रेन से। प्रोसीजर सेम वही है कि पेशेंट सीरम को लेंगे, पेशेंट सीरम को लेने के बाद उसको डाल देंगे किस में? तुम्हारे इस सबस्ट्रेट या इस प्रोटीन में। सबस्ट्रेट, प्रोटीन लिख दे, प्रोटीन फ्रॉम प्रोटीएस। तीन ट्यूब्स लेंगे, इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन ट्यूब्स। तीन ट्यूब्स लेंगे, एक OX19 का, एक OX2 की और एक OXK की। तीनों में से किसी एक में भी अगर आ जाता है, और मतलब कलर शो होता है इसमें, अगर तीनों में से किसी एक में भी पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है तो इट इज़ रिकेट्शियल इन्फेक्शन। तो क्या होता है बताऊंगा देखो धीरे धीरे। तो भैया प्रोटीन लेंगे और प्रोटीन से रिएक्शन करवा देंगे। तो पेशेंट सीरम प्लस प्रोटीन फ्रॉम प्रोटीयस इन 3 एग्लूटिनेशन ट्यूब, 3 एग्लूटिनेशन ट्यूब में अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। अब रिजल्ट का क्या होगा? अगर यहाँ पे OX19 दिख जाता है, मतलब OX19 पॉजिटिव होता है, सो इट मस्ट बी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होना चाहिए अगर तुम्हारा ये मतलब OX19 अगर आया है। OX19 और OX2 दोनों एलिवेटेड है, OX19 एंड OX2, ठीक है। इसमें होता क्या है? एग्लूटिनिन बनते हैं। क्या होता है? एग्लूटिनिन बनते हैं, ठीक है, याद रखना क्या बनते हैं? एग्लूटिनेशन ट्यूब में एग्लूटिनिन बनते हैं। तो भैया OX19 एंड OX2 अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? अपना रॉक माउंटेन स्पॉटेड फीवर और या फिर इंडियन टिक टाइफस, देन अगर OX19 अकेला तुम्हारा बड़ा हुआ है तो क्या होगा? अगर OX19 अकेला बड़ा हुआ है तो इट इज एपिडेमिक और एंडेमिक टाइफस। मतलब OX19 वाला अकेला अगर पॉजिटिव है। और लास्ट अगर OXK वाला पॉजिटिव है तो क्या होगा? अगर OXK वाला पॉजिटिव है तो इट इज स्क्रब टाइफस।
स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तक अपने स्क्रब टाइफस नहीं पढ़ा है, अभी तक अपन ने सिर्फ रिकेट्सियल इन्फेक्शन पढ़े हुए हैं। रिकेट्सियल इन्फेक्शन में अपन ने कौन कौन से पढ़े थे, 4 पढ़े हैं, एपिडेमिक एंड एंडेमिक टाइफस, देन रॉकेट माउंटेन स्पॉटेड फीवर और इंडियन टिक टाइफस, और एक और पढ़ा है विच इज रिकेट्सियल पॉक्स। अब हम पढ़ेंगे स्क्रब वाले, मतलब स्क्रब टाइफस जो होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे 3, ऑक्स 19 एंड ऑक्स 2 इट इज RMSF विच इज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड अपना इंडियन टिक टाइफस। अगर ऑक्स 19 है तो एपिडेमिक एंडेमिक टाइफस, एंड ऑक्स के है तो अपना स्क्रब टाइफस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉल्स पॉजिटिव टाइटर। व्हाट इज फॉल्स पॉजिटिव टाइटर, तो सुनो ध्यान से, फॉल्स पॉजिटिव टाइटर क्या कहता है। फॉल्स पॉजिटिव टाइटर ये कहता है कि जो प्रोटियस इन्फेक्शन है, जो प्रोटियस इन्फेक्शन है, अगर पेशेंट में प्रोटियस इन्फेक्शन है, सुनो ध्यान से, अगर पेशेंट में प्रोटियस इन्फेक्शन हो जाता है तो ये तुम्हारी एग्लूटिनेशन तो फॉर्म होगा, मतलब कलर तो फॉर्म होगा, लेकिन नॉट ड्यू टू रिकेट्शियल, इट इज़ ड्यू टू प्रोटियस इन्फेक्शन। यही बता रहा है कि अगर मेरा खुद का इन्फेक्शन होगा तो भैया मेरे से वो खुद ही रिएक्ट करेंगे ना, रिकेट्शियल के बताएंगे, ये बता रहा है सिंपल। सो इन प्रोटियस इन्फेक्शन देयर इज फॉल्स टाइटर फॉर्मेशन या फॉल्स कलर फॉर्मेशन, कि रिजल्ट अगर आता है तो रॉन्ग, तो गलत रिजल्ट है, एंड इट इज़ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, मतलब गलत नेगेटिव रिजल्ट आया, मतलब एक्सेस एंटीबॉडी, मतलब एंटीजन ही नहीं है तुम्हारे रिकेट्शिया के, तो रिएक्ट किससे करेंगे। ये जो है ना ऑक्स 19 ऑक्स 2 ये सब एंटीबॉडीज़ है, किसकी, प्रोटियस की एंटी, जो एंटी सीरा होता है, एंटी सीरा मतलब जो तुम्हारी रिएक्ट करेगा एंटीजन से, सो इट इज़ एंटीजन रिएक्टिंग। तो अगर एक्सेस एंटीजन एंटीबॉडी होगी तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो एक प्रोजन फॉर्मेशन होगा, प्रोजन फॉर्मेशन याद है मेरे साथ, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में प्रोजन फॉर्मेशन वो होता है, तो इसमें रिएक्शन ही नहीं होती। एक्सेस ऑफ एंटीबॉडी अगर तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट है, एक्सेस ऑफ एंटीबॉडी, तो रिएक्ट ही नहीं करेगा रिकेट्शिया प्रेजेंट होने के बावजूद, ठीक है। सो विल्स फेलिक्स टेस्ट इज नॉन स्पेसिफिक, बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ, तो यही एक्सेस एंटीबॉडी कारण फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आता है। फॉल्स पॉजिटिव टाइटर कब आता है, जब तुम्हारा ये प्रोटियस इन्फेक्शन अगर पेशेंट में होता है तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्क्रब टाइफस कौन से होते हैं, ओरेंशिया सुत्सुगामुशी से। देन टॉक अबाउट वेक्टर कौन है इसका, तो वेक्टर इज लेप्टोथ्रोम्बिडियम और उसके डिफरेंट टाइप्स, लेकिन लेप्टोथ्रोम्बिडियम कौन है, एक माइट है, ठीक है। तो चिगारोसिस क्या होता है, यहाँ पे गलत लिखा उसको पढ़ना मत, ठीक है। जो चिगारोसिस है, चिगारोसिस को क्यों बोला जाता है तुम्हारे स्क्रब टाइफस को, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो तुम्हारे माइट्स होते हैं, ये जो लेप्टोथ्रोम्बिडियम है, ये ह्यूमंस में आते हैं, वो भी कौन सी स्टेज में आते हैं, अपनी लार्वा स्टेज में, और वो लार्वा स्टेज को हम बोलते हैं चिगर्स, क्या बोलते हैं, चिगर्स। और वो उसी स्टेज में अपना इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और वो उसी स्टेज में चिगर स्टेज में अपना इन्फेक्शन कॉज करेंगे, इसलिए इस डिसीज को अपन बोलते हैं चिगारोसिस। क्या बोलते हैं, चिगारोसिस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो माइट्स है वो लार्वा स्टेज में ही अपना इन्फेक्शन कॉज करते हैं, या उसी स्टेज में वो ह्यूमंस पे आके फीड करते हैं, दैट्स वाई बिकॉज दैट स्टेज ऑफ लार्वा इज कॉल्ड एज चिगर्स, दैट्स वाई इट इज द इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज चिगारोसिस। तो 3 नाम याद हो गए, पहला स्क्रब टाइफस, दूसरा ओरेंशिया, तीसरा चिगारोसिस। नेक्स्ट इज व्हाट आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो स्क्रब टाइफस की आती है उसमें आते हैं ट्रायड, क्या आते हैं, ट्रायड आता है। अब क्या ट्रायड आता है, अब देखो, एक होता है एस्टर, ठीक है, एस्टर। अब एस्टर है तो उसके आसपास लिम्फेडेनोपैथी भी होगी, और लास्ट आता है मैक्यूलोपॉपुलर रस्ट। इट इज़ नॉट मैक्यूलोपॉपुलर रस्ट, इट इज़ मैक्यूलोपॉपुलर रैश, ठीक है। तो भैया 3 चीज़ आती है, इट इज अ ट्रायड, जो कि तुम्हारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है। पहला होता है स्कार विच इज़ अ ब्लैक पेनलेस स्पॉट, बताया था मैंने, उसके आसपास लिम्फेडेनोपैथी होगी, और मैक्यूलर पॉपुलर रैश भी होंगे, जैसे लीजन्स जो उसमें आते हैं, ठीक है। तो हाउएवर ये होता है 40-50% में दिखता है, और फीवर, हेडेक, माइलीजिया, कफ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन में अपना एंसेफेलाइटिस, ये सारी चीज़ें कॉमन है। नेक्स्ट इज एपिडेमोलॉजी, अभी कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, उसकी बात कर लेते हैं। कि जो तुम्हारी ये वाले हैं बच्चे स्क्रब टाइफस, वो कहाँ कैसे होते हैं। इसमें आता है एक जूनोटिक टेट्रेट। अब जूनोटिक टेट्रेट में क्या आता है कि मतलब कैसे ये ख़त्म होते हैं। तो जो ओरेंशिया सुत्सुगामुशी है वो 4 जगहों से ख़त्म होते हैं, मतलब मरते हैं। सबसे पहला थ्रोम्बोसिड माइट, जो थ्रोम्बोस को खा जाएगी, जो तुम्हारे इसको खा जाएगी, थ्रोम्बोसाइट्स को, लेप्टोथ्रोम्बोसाइट्स को खा जाएगी, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, तो भैया ये माइट्स को खा जाएगी। नेक्स्ट इज स्मॉल मैमल्स, वो उसको खा जाएंगे, स्मॉल मैमल्स, ठीक है, स्मॉल मैमल्स इसको खा जाएंगे। देन वेजिटेशन ऑफ फॉरेस्ट, वेजिटेशन जो फॉरेस्ट में होगा तभी ख़त्म हो जाते हैं, फॉरेस्ट। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट इज वेट सीजन,
वेट सीजन। अब वेट सीजन क्या है? वेट सीजन में जो तुम्हारे माइट्स होते हैं वो कभी भी लेप्टोथ्रोम्बोसाइट्स में कन्वर्ट नहीं होते या उसमें कोई काम रोल नहीं करते। वेट सीजन में माइट्स जो होते हैं वो एग ले करते हैं। तो एग ले करेंगे तो क्या होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट माइट्स होंगे उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये लेप्टोथ्रोम्बोसाइट्स को खा जाते हैं, बिकॉज द माइट विल ईट सीजन्स। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि जब वो चीज़ माइट्स होते हैं, देखो कंपटीशन है, माइट्स को खा जाएगा, तो जो अपोजिंग माइट्स हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं, दैट्स वाई। बट सीजन में माइट्स ले एग, ठीक है। नेक्स्ट इज वो वर्ल्ड सिनेरियो। अगर बात करें वर्ल्ड सिनेरियो की, तो यहाँ पे बनता है एक सत्सु गामुशी ट्राइंगल। और वो ट्राइंगल क्या कहता है, तो मेरी बात सुनो। उत्तर में रशिया की तरफ, पूरब में पाकिस्तान की तरफ, और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ये ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज रशिया, दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। सो ये पूरा वर्ल्ड सिनेरियो होता है, इतने पूरे को कवर करके रखा हुआ है, जितना ये दिख रहा है ना ये सत्सुगामुशी, इसमें यहाँ पे इंडिया भी आ गया, यहाँ रशिया भी आ गया, यहाँ तुम्हारा पाकिस्तान आ गया पूरा। देन यहाँ पे जितने भी इराक होगा तुम्हारा, इस्तांबुल जो भी जितने भी स्तनान है वो सारे आ गए, और नीचे ऑस्ट्रेलिया आ गया। नेक्स्ट इज क्यू फीवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन क्यू फीवर पे आते ही आता है। क्यू फीवर इज कॉक्सिला बर्नेटी से कॉज होता है। कॉक्सिला बर्नेटी एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्यू फीवर कॉज करता है, ठीक है। इसके बात करूंगा अगर मैं हिस्ट्री की, तो इसकी हिस्ट्री में आता है कि पेशेंट जो होगा वो लॉन्ग टर्म फीवर में होता है, और वो भी अननोन रीजन से को कोई काम धाम कुछ नहीं, बस फीवर हो रखा है। देन वी टॉक अबाउट ये अकर कैसे होता है, तो कैटल, शिप और गोट से ये अकर होता है, जिनमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो 3 से 30 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके 2 कॉज होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक्यूट क्यू फीवर एंड क्रॉनिक क्यू फीवर। तो एक्यूट में क्या होगा, इंटरस्टिशियल निमोनिया, फीवर, CNS इन्वॉल्वमेंट एंड पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस, ये इसमें होता है एक्यूट वाले में। क्रॉनिक की बात करेंगे तो क्रॉनिक में क्यू फीवर में 2 से 3 साल तक डेवलप रहता है इसमें फीवर। मतलब इसमें क्या होता है, जो क्यू फीवर है इसका फीवर बहुत अलग होता है, ये आता है चले जाता है, महीनों तक नहीं रहेगा, लेकिन उसका ऑर्गेनिज्म जो है कॉक्सिला बर्नेटी वो तुम्हारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। टाइफाइड फीवर जो होता है, टाइफाइड फीवर से कोई टेस्ट लगाते हैं विच इज़ विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट में भी कॉक्सिला बर्नेटी के पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं या पॉजिटिव वेरिएंट्स आते हैं। तो कॉक्सिला बर्नेटी अगर है तो विडाल टेस्ट सबसे पहले अपन विडाल टेस्ट पॉजिटिव मान लेते हैं, टाइफाइड के लिए मान लेते हैं। याद रखना, जब हम टाइफाइड पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके के मैकेनिज्म उसमें वो होते हैं, क्राइटेरियाज, एक मेजर क्राइटेरिया, एक माइनर क्राइटेरिया, 2 मैंने क्राइटेरिया बताए थे। तो जो मेजर क्राइटेरिया था उसमें था कॉक्सिला बर्नेटी अगर प्रेजेंट है तो अपन ये मान लेंगे कि हाँ पेशेंट को टाइफाइड है। तो सेम होता है, क्योंकि जो ये कॉक्सिला बर्नेटी है ये अपने बॉडी के अंदर सालों साल तक रहती है। तो जैसे कोई दूसरी डिसीज तुमको होती है तो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम कंप्रेस हो जाता है, तो जो कॉक्सिला बर्नेटी है उसको मिल जाएगा अफेक्ट करने का चांस मिल जाता है, तो इट कॉजेज अ फीवर। तो 2 से 3 साल तक अपनी बॉडी के अंदर वो रह सकती है। देन व्हाट आर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट। तो लैब डायग्नोसिस में इसमें आता है भैया, इसका आइसोलेशन कर सकते हैं बाय अपन वेरियस कल्चर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका होता है पीसीआर होता है इसमें। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है, एंटीबॉडी डिटेक्शन पीसीआर, और एक और इसमें होती है विच इज आइसोलेशन। तो ये 3 लैब डायग्नोसिस होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में भी 2 होते हैं, एक्यूट वाले में क्या देंगे और क्रॉनिक वाले में क्या देंगे। तो यह एक्यूट वाले का ट्रीटमेंट होता है डॉक्सिल या डॉक्सीसाइक्लिन। देखो पूरी माइक्रोबायोलॉजी में कोई ट्रीटमेंट पूछे, आँख बंद करना और सारी एंटीबायोटिक बोल देना, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन तो एक एंसिड होती है, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन बोल देना, एजिथ्रोमाइसिन बोल देना, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन बोल देना, पेनिसिलिन बोल देना, जो 2 आए बोल देना ट्रीटमेंट में, ठीक है। और क्रॉनिक वाले में आता है हाइड्रोक्सी क्लोरक्विनीन, जो कि तुम्हारे उसकी होती है मलेरिया की, ठीक है। नेक्स्ट इज, धन्यवाद।